Hello, student. Welcome back to online classes. I'm your social study faculty अनु शर्मा. लास्ट क्लास में हम जियो का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 और 4 दोनों का मर्जेशन है. लास्ट क्लास में हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे. सॉइल इज़ द टॉप कवरिंग ऑफ अर्थ सरफेस. सबको पता है कि जो मिट्टी है वो अर्थ सरफेस का सबसे ऊपरी परत है. It is important natural resource formed due to the wear and tear of rock by the natural and human made forces. ये जो अर्थ के सरफेस का जो ऊपरी परत है वो नेचुरल रिसोर्सेज से बना हुआ है. रॉक्स की सबको पता है कि जो मिट्टी है वो कैसे बनती है. ये एक नेचुरल रिसोर्स है और कैसे बना है? वियर एंड टीयर ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल, यानी जो पहाड़ हैं उनके टूट फूट की वजह से, चाहे वो प्राकृतिक टूट फूट हो, चाहे वो ह्यूमन मेड टूट फूट हो, उनकी वजह से, यानी ये जो प्राकृतिक और ह्यूमन मेड फोर्सेस, इसकी वजह से जो पहाड़ों में हुए टूट फूट की वजह से क्या होता है? सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है. जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है वो बेसिकली डिपेंड करता है पेरेंट रॉक मटेरियल पर, रिलाइफ पर, क्लाइमेटिक कंडीशन पर, नेचुरल वेजिटेशन पर, एनिमल्स पर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर. तो किसी भी सॉइल के किसी भी मिट्टी के निर्माण में ये सारे फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फाइन वेजिटेबल एंड एनिमल रिमेन्स कॉल्ड द ह्यूमस. कह रहे कि जो साग सब्जियों के वेस्ट होते हैं और जो एनिमल वेस्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, जो कि किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सॉइल फॉर्मेशन. बनता कैसे है सॉइल? सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. बेसिकली ये जो सॉइल का निर्माण है, मिट्टी का निर्माण जो है वो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है. इसे बनने में कुछ सेंटीमीटर हर की मोटाई के बनने में भी 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. द थिकनेस ऑफ सॉइल इज सेल्डम मोर देन 1 to 3 मीटर. जो मिट्टी की जो मोटाई होती है वो शायद ही एक या 3 मीटर की होती है. बियॉन्ड दिस डेप्थ रॉक डू नॉट हैव द एलिमेंट नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ. इसके नीचे प्लांट की ग्रोथ के लिए कोई भी नेसेसरी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता है. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक अ सॉइल फर्टाइल. कह रहे कि एक राइट मिक्स मिनरल्स और ऑर्गेनिक का क्या बनाता है? किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है. अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन. कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी मिट्टी के निर्माण में? सबसे पहला है पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल का मतलब ये है कि भाई वो किस तरीके के पहाड़ के टुकड़ों से मिलकर बनी है वो मिट्टी. द कॉम्पोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल यानी किस तरीके के पहाड़ के टुकड़ों से उसका निर्माण हुआ है. यानी अगर आसपास बहुत सारे इग्निशियस रॉक हैं तो जो मिट्टी की क्वालिटी है वो भी वैसी ही होगी. तो जिस तरीके का पेरेंट मटेरियल उस तरीके की मिट्टी का निर्माण होता है. इट में ऑल्सो भी मटीरियल सच एज अ रिवर और एल्यूविलियम, ग्लेशियल एंड विंड ब्लो. मिट्टी में ना सिर्फ पहाड़ों से आने वाले पहाड़ों के मृदा अपरदन से ही नहीं होता. पहाड़ों के अपरदन से ही मिट्टी नहीं बनती. इसमें और भी चीज़ें मिली होती है, जैसे रिवर एल्यूवियम. रिवर एल्यूवियम क्या होता है कि जब जो नदियां हैं जहाँ से बहती हैं वहाँ से क्या करती हैं? मिट्टी का अपरदन करती चलती है. तो नदियों के साथ बह के आने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रिवर एल्यूविलियम कहा जाता है. ग्लेशियल है, विंड ब्लोन है, सेंडिमेंट, विंड ब्लोन सेंडिमेंट. उसके बाद जो हवाएं हैं वो भी अपने साथ क्या लेकर आती है? रेत लेकर आती है. वॉल्केनिक ऐश है. ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? मिट्टी के निर्माण में सहायता करती हैं और मिट्टी की क्वालिटी को अफेक्ट भी करती हैं. रिलीफ. The evaluation and the nature of slope influence the rate of weathering and drainage of water.
Thus, flat area have a thicker layer of soil and compared to steep soil. इसमें कहा गया कि जो नेचर का जो स्लोप होता है, जो नेचुरल ढलान जो होते हैं है उसका जो है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसमें ये कहा गया कि जो रेट ऑफ वेदरिंग एंड ड्रेनेज वाटर, कह रहे कि जो स्लोप है, जो नेचुरल स्लोप है वो भी क्या करता है, मिट्टी के निर्माण में बहुत ही मिट्टी के निर्माण को अफेक्ट करता है। बोलने का मतलब ये है कि जो फ्लैट एरिया है वहाँ पर मिट्टी की मोटाई क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ स्टीप स्लोप, इन कंपैरिजन ऑफ पहाड़ी इलाका। यानी जो भी पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, स्लोप होता है ना, तो जब भी बरसात होती है तो सारा का सारा जो मिट्टी होती है वो वहाँ से पानी के साथ बहते बहते कहाँ पर आ जाती है, वो मैदानी इलाकों तक आ जाती है। तो इस तरीके से जो स्लोप है, ये नेचुरल स्लोप है, वो भी मृदा अपरदन में वो भी क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर स्लोपी एरिया है तो वहाँ की मिट्टी क्वालिटी और वहाँ की मिट्टी की थिकनेस इन कंपैरिजन ऑफ प्लेन एरियाज में क्या होगी, कम होगी। इस चीज़ को हम लिंचिंग ऑफ सॉइल भी कहते हैं। यानी मिट्टी का लिंचिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, चुरा लेना, या तो इस तरीके से तो हम इसे क्या कह सकते हैं, लिंचिंग ऑफ सॉइल भी कह सकते हैं। दूसरा है हॉरिजन बी, सब सॉइल। हॉरिजन बी इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल। कह रहे कि जो हॉरिजन बी होता है, जो टॉप सॉइल होता है, उसके नीचे की लेयर को हॉरिजन बी कहा जाता है। इसमें सॉल्ट, सिल्ट, क्ले जैसे पदार्थ, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे सब सॉइल भी कहा जाता है। लेयर हैज़ मोर मिनरल कंटेंट देन हॉरिजन। इस लेयर में जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हॉरिजन ए एंड बी टुगेदर फॉर्म अ ट्रू सॉइल। कह रहे कि जो हॉरिजन ए और बी है सही मतलब में यही क्या बनाते हैं, ट्रू सॉइल बनाते हैं। हॉरिजन सी क्या होता है, वो रॉक फॉर्मेंट्स होते हैं। यानी पहाड़ों के अपरदन से बनने वाली जो मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है, हॉरिजन सी कहा जाता है। यानी पत्थरों के छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, हॉरिजन सी कहा जाता है। ये भी क्या करते हैं, सॉइल डेवलप करती हैं, और दीज रॉक आर नॉट अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो रॉक्स होते हैं ये बायोलॉजिकल अफेक्ट नहीं होते इस प्रोसेस में। हॉरिजन डी क्या होता है, पेरेंट रॉक होता है। हॉरिजन डी हैज़ अ अनब्रोकन सॉलिड रॉक मटेरियल लाइन बिलो द हॉरिजन सी। हॉरिजन सी के ठीक नीचे पाई जाने वाली जो परत होती है हॉरिजन डी, वो क्या होती है अनब्रोकन सॉलिड रॉक होता है। यानी बिना टूटा हुआ जो पत्थर होते हैं उन्हें हॉरिजन डी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सॉइल रिसोर्स ऑफ इंडिया। क्या रिसोर्स जो हमारा मृदा संसाधन है भारत का, वो कैसा है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में ये मिट्टी को उसकी उपजाऊता के आधार पर उसे बांटा जाता था। उर्वरा उसे फर्टाइल कहा जाता था, एंड उसरा उसे सर्टाइल कहा जाता था। यानी उर्वरा तरह का जो सॉइल होता था वो बहुत उपजाऊ होता था, और उसरा यानी सर्टाइल तरीके का जो सॉइल होता था वो बंजर होता था। यानी उसमें ज़्यादा मिनरल्स नहीं होते थे और वो कृषि करने योग्य नहीं होता था। India with its varied rock relief climate and vegetation has a great variety of soil। कह रहे कि इंडिया जो है, इंडिया के पास अलग अलग वैरायटी के सॉइल मिट्टी देखने को मिलती है इंडिया के डिफरेंट क्षेत्रों में और डिफरेंट एरियाज़ में और राज्यों में। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में किस किस प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। सबसे पहला सॉइल है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो क्या होता है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है जो कि नदियों ये जो मिट्टी होती है कैसे बनाई जाती है, डिपॉजिट लेफ्ट बाय रिवर, जो नदियों द्वारा जो जमाव किया जाता है, यानी जो नदियाँ पहाड़ों से मिट्टी लेकर आती है उसके जमाव से ये परत एल्यूवियल सॉइल बनती है।
दे आर फाउंड इन अ नॉर्दर्न प्लेन। इस तरीके की जो मिट्टी है वो नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलती है। एंड इन द कोस्टल प्लेन, और दूसरा कहाँ देखने को मिलती है, कोस्टल प्लेन में। ये जो सॉइल होता है ये मिनरल से भरा हुआ होता है और बहुत ही उपजाऊ होता है और कृषि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आपको बगल में पिक्चर भी दी हुई है जिसमें बताया गया है कि एल्यूवियल सॉइल इस तरीके का होता है। दूसरा सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक। जो ब्लैक सॉइल है वो कैसे बनता है, वो जो भी वॉल्केनिक रॉक होते हैं, वॉल्केनिक रॉक को हम क्या कहते हैं, इग्निशियस रॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनिक रॉक है बरसात की वजह से, हवा की वजह से क्या होता है, अपरदन होता है, इरोजन होता है, और वहाँ से मिट्टी जो पहाड़ों के जो टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते बढ़ते किसका फॉर्म ले लेते हैं, मिट्टी का फॉर्म ले लेते हैं। तो इस तरीके से यानी इरोजन, वेदरिंग की वजह से जो इरोजन होता है उससे क्या बनता है, ब्लैक सॉइल बनता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक लावा सॉइल भी कहा जाता है। आप बगल में आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि ये इस तरीके की मिट्टी होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द दक्कन ट्रैप रीजन एंड इज़ लोकली कॉल्ड अ रेग्यूर। इस तरीके की जो मिट्टी है आप साउथ के एरिया में जाके देख सकते हो, वहाँ पर इस तरीके की मिट्टी देखने को मिलती है और वहाँ इसे रेग्यूर कहा जाता है। ब्लैक लावा सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन एंड शुगर केन कल्टिवेशन। ब्लैक लावा सॉइल जो है वो शुगर और गन्ना और कपास उगाने के लिए मिट्टी सर्वोत्तम होती है। दूसरा है, नेक्स्ट जो सॉइल है वो है रेड सॉइल। रेड सॉइल इस तरीके की मिट्टी का कलर जो है वो रेड होता है। रेड होने का मतलब ये है कि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड होता है और जो पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इस तरीके की मिट्टी जो है वो साउथर्न में और ईस्टर्न पेनिसुलर के पास मिलती है, यानी इंडिया का जो पेनिसुलर है जो वहाँ पर इस तरीके की मिट्टी देखने को मिलती है। द सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मेन्योर एंड अ केमिकल फर्टिलाइजर। और इस तरीके की मिट्टी को और उर्वरक बनाने के लिए इसमें खाद और केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। ये जो सॉइल है ये कैसे बनते हैं, जब बहुत भारी बारिश होती है, Laterite soil is formed when heavy rain wash away the fertile upper part of the soil. Laterite soil तब बनते हैं जब भारी बरसात की वजह से मृदा अपरदन हो जाती है और सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर होती है जो कि फर्टाइल होती है वो पानी के साथ बह के चली जाती है। तो उसके बाद जो सॉइल बचता है उसे क्या कहा जाता है, लेटराइट सॉइल कहा जाता है। इस तरीके की जो सॉइल है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी ये इस तरीके की मिट्टी देखने को मिलती है। सच सॉइल कैन ओनली सपोर्ट पास्चर एंड शब। इस तरीके की सॉइल्स में सिर्फ क्या उग सकती हैं, कुछ छोटी मोटी ही झाड़ियाँ या फिर कैक्टस उगते हैं। अगर माउंटेन सॉइल की बात करें तो माउंटेन सॉइल इज़ फाउंड ऑन अ माउंटेन स्लोप्स। माउंटेन सॉइल्स जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ के जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। इट इज़ जनरली अ थिन सॉइल। बेसिकली इनकी जो मोटाई होती है वो बहुत पतली होती है। द टाइप ऑफ माउंटेन सॉइल आर वेरी फ्रॉम डीप एल्यूविलियम इन वैली टू हिली ग्रेवली सॉइल बेस्ड ऑन अ एल्टीट्यूड एंड वेजिटेशन। इसमें कहा गया कि जो माउंटेन सॉइल जो है वो क्या होता है, माउंटेन सॉइल वेरी डीप एल्यूविलियम इन वैली में तो एल्यूविलियम सॉइल देखने को मिलता है, लेकिन जो स्लोपी ही इलाका होता है यानी जो जहाँ पर स्लोप होता है जहाँ पर एल्टीट्यूड होता है वहाँ पर हर इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। ये मिट्टी जो होती है, माउंटेन सॉइल जो होता है वो बहुत फर्टाइल उपजाऊ नहीं होता है।
इट इज़ सुटेबल फॉर टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस कल्टीवेशन। और ये जो मिट्टी है वो चाय, कॉफ़ी और मसालों के उपज के लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छी मानी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की, तो desert soil is found in the arid region lying mainly in राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात। जो डेजर्ट सॉइल है, रेतीली मिट्टी जो है वो राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट में देखने को मिलती हैं। इट हैज़ अ थिक लेयर, बहुत मोटी परत होती है रेत की। एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस, और उन मिट्टियों में ह्यूमस की कमी होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, खेती के लिए। आगे जो चलते हैं, the content but contain a high proportion of the soluble salt। यहाँ पर इस सॉइल में बहुत बड़ी मात्रा में नमक देखने को मिलता है। with the help of irrigation a variety of crop can be grown in the desert soil। सिंचाई की सहायता से डेजर्ट सॉइल में भी क्या किया जा सकता है, खेती की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल डिग्रेडेशन, कि किस तरीके से जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और क्यों ऐसा हो रहा है। सॉइल इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग इरोडेड बाय विंड एंड वाटर। जो मिट्टी होती है उसका हमेशा पानी और हवा के साथ अपरदन होता रहता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सॉइल की क्वालिटी को निरंतर कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सॉइल डिग्रेडेशन, यानी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो सॉइल की क्वालिटी को क्या कर रहा है, गिरा रहा है अपनी प्रोडक्टिविटी की वजह से, और इसीलिए इसी चीज़ को क्या कहा गया, सॉइल डिग्रेडेशन कहा गया है। Soil lose their productivity when there is a loss of nutrient, organic matters and water retention capacity। जो सॉइल है वो अपनी ही प्रोडक्टिविटी खो देती है जब उसमें से ये न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, मैटर्स और पानी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। To control human activity that degrades soil, the following step can be taken। soil degradation को रोकने के लिए हमें ये काम करना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मशीनरी फार्मिंग का कम से कम यूज़ करना चाहिए। तीसरा हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉइल को पल्यूट करने से बचाना चाहिए। यानी कैसे बचाना चाहिए, कि मिट्टी में केमिकल और अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट को दबाना नहीं चाहिए, इससे मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल सॉइल एसिडिफिकेशन थ्रू द करेक्ट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप। हमें क्या करना चाहिए, जो सॉइल का एसिडिफिकेशन है, यानी जो सॉइल में बढ़ता हुआ एसिड है उसको रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं हम, सही मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके और अपने क्रॉप के चॉइसेस को चूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का एसिडिफिकेशन रोका जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि जब मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाती है, पानी और हवा के साथ चली जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन कहा जाता है। सॉइल जो मिट्टी है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मिट्टी जो है वो फूड यानी फसलों को उगाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जो फसल है वो मिट्टी के उपजाऊपनता पे डिपेंड करते हैं कि फसल तभी अच्छी होगी जब मिट्टी उपजाऊ होगी। सॉइल इरोजन की वजह से हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। द फिजिकल फैक्टर इंक्लूड दैट स्लोप ऑफ लैंड, इंटेंसिफाई रेनफॉल एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर हम बात करें सॉइल इरोजन क्यों होता है, तो फिजिकल फैक्टर की बात करें तो लैंड के स्लोप की वजह से सॉइल इरोजन होता है, रेनफॉल की इंटेंसिटी की वजह से होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड की वजह से होता है। और अगर हम कल्चरल फैक्टर की बात करें तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, जब हम भूमि का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग एंड अडॉप्शन ऑफ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड, जब हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं अपने मवेशियों से, या फिर अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है।
अब हम इसे कैसे बचा सकते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो दोबारा कैसे बचा सकते हैं, पेड़ लगाकर बचा सकते हैं। सबसे पहले तो द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉइल इज़ एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी क्या रहेगी, बंधी रहेगी पेड़ों के साथ, और हवा और पानी के साथ उनका अपरदन, इरोजन नहीं होगा। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, हमें क्या करते रहना चाहिए, must be checked fooder should be raised as a crop. The existing agriculture practice should change by adopting the following measures. Overgrazing यानी एनिमल्स के द्वारा जो ओवरग्रेजिंग होती है, यानी जो हमारे मवेशी हैं उनके द्वारा जो बहुत ज़्यादा चरना, मतलब ग्रास लैंडों का जो चरना हो जाता है, यानी जो बहुत ज़्यादा चर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी झाड़ें होती हैं, जो भी घास होती है जो कि मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ग्रेजिंग करने की वजह से, यानी उनके चरने की वजह से वो क्या हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाती है, खुली हो जाती है, और हवा और पानी के साथ उनका सॉइल इरोजन हो जाता है। तो हमें ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, हमें क्रॉप्स का रोटेशन करना चाहिए, यानी अगर हर एक सीज़न में हमने गेहूँ उगाई है तो हमें दूसरे सीज़न में कोई और फसल उगानी चाहिए। रोटेशन ऑफ क्रॉप करने से क्या होता है कि सॉइल का एसिडिफिकेशन कम होता है और उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और सॉइल फर्टिलाइज होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, हमें स्ट्रिप क्रॉपिंग का यूज़ करना चाहिए। क्रॉप इन रोटेशन एंड अल्ट्रेशन एंड इरोजन रेसिस्टिंग इन, इसमें भी यही कहा गया, जो स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी चाहिए। द कल्टिवेशन ऑफ इरोजन इंड्यूसिंग क्रॉप इन रोटेशन, ऐसे फसलों को उगाना चाहिए जो कि क्या करते हैं, जो सॉइल इरोजन को कम करते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, ये रोटेशन ऑफ क्रॉप करना चाहिए। नेक्स्ट है टेरेस एंड काउंटर बंडिंग, इसमें कहा गया टेरेस एंड काउंटर बंडिंग इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक्स अलोंग द कॉन्ट्रेस अक्रॉस द हील स्लोप्स, इसमें कहा गया कि जो भी हील स्लोप्स हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए, किनारे बनाने चाहिए, जिससे क्या हो कि पानी के साथ या हवा के साथ तो ठीक है, पानी के साथ जो मिट्टी का अपरदन कम से कम हो सके। हील जो पहाड़ की चोटियाँ होती हैं या जो हील के स्लोप्स होते हैं। काउंटर प्लोइंग is the cultivation of land along the counters in order to check the flow of water whether which otherwise can wash away the soil, हमें क्या करनी चाहिए, काउंटर प्लोइंग करनी चाहिए, जिससे ये ना हो कि जो पानी जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाए। ओवर क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑर्डर टू कवर द बेयर ग्राउंड, हमें इस तरीके से ऐसी फसलें लगानी चाहिए, इस तरीके से फसलें लगानी चाहिए कि जो भी खाली ही ज़मीन है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगा रहे, ताकि पानी और हवा के साथ सॉइल का इरोजन ना हो और उसका उपयोग हम ग्रेजिंग के लिए कर सकें। फॉलोइंग और अलाउइंग द लैंड टू रिगेन द फर्टिलिटी, हमें अपनी भूमि को अलाउ करना चाहिए कि वो क्या कर सके, अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके। इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं एक ही भूमि पर एक के बाद कॉन्टीन्यूसली क्या करते जाते हैं, खेती करते जाते हैं, तो वो खेत की या लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो होना क्या चाहिए कि अगर हम क्या करते हैं फसलें उगाते हैं तो हमें कुछ टाइम के लिए जो लैंड है उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ महीने के लिए उसमें कुछ भी नहीं उगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सॉइल होता है वो नेचुरली क्या कर लेता है, वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर लेता है। ड्रिप इरिगेशन, इसमें कहा गया कि ड्रिप इरिगेशन इज़ अ स्लो रिलीज ऑफ वाटर टू ईच प्लांट टू कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल रन ऑफ विथ टू मच ऑफ वाटर। ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद से, ठीक है। आपने देखा होगा डिस्कवरी में भी कि फव्वारों की मदद से क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। इससे होता क्या है कि एक्सेस वाटर गिरने की वजह से जो सॉइल इरोजन भी नहीं होता है और सॉइल इरोजन नहीं होता है। ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो जो प्लांट्स है वो वाटर भी इजीली सोख लेंगे और एक्सेस पानी के साथ, यानी एक्सेस पानी के साथ जो मिट्टी का अपरदन है वो भी नहीं होगा। वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए हमें।
और रॉक डैम्स को भी बनाना चाहिए। इससे भी क्या होगा, हमें मदद मिलेगी सॉइल कंजर्वेशन में। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। ओवर क्रॉप्स जो कहा गया, काउंटर प्लोइंग की बात की गई, टेरेस काउंटर बिडिंग की बात की गई। तो ये सारे पिक्चर्स हैं, इस तरीके से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।